नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? राजस्थान की लोक कला या हस्तकला। कितना अच्छा विषय है ना। मतलब राजस्थान के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर आप राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं तो राजस्थान के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो इसके बारे में देखो, हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने कुछ कलाओं का नाम सुना होगा, जैसे कोई कपड़े होते हैं तो उन पे प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंट होता है, दाबू प्रिंट, अजरक प्रिंट, ऐसे नाम सुना होगा आपने। सांगानेरी प्रिंट। तो उन प्रिंट के बारे में देखेंगे। उसके अलावा कुछ हथियार होते हैं, हथियारों के ऊपर कुछ कारीगरी की जाती है, मतलब डिजाइन बनाई जाती है। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ बर्तनों के ऊपर भी डिजाइन बनाते हैं ना। तो ये सारी कलाएं हैं। ये सबको इनके किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है? लोक कलाएं या फिर हस्तकला के अंतर्गत पढ़ना होता है। और जैसे बलू पोट्री का नाम आपने सुना होगा, ब्लैक पोट्री भी होती है। बलू पोट्री से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो जितनी भी कलाएं हैं, प्रमुख प्रमुख कलाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कहाँ से, राजस्थान में वो कला कैसे आई, या क्या उनकी मूल रूप से उत्पत्ति राजस्थान में हुई है या किसी दूसरे देश में हुई है, और दूसरे देश से भारत में आई, और भारत से यहाँ कैसे आई, किस शासन, कौन से रियासत में पहले आई, रियासत में आई तो कौन से शासक के काल में वो कला आई, और किस के शासन काल में उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण काल जिसको बोलते हैं हम। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल लिया होगा, राजस्थान की लोक कला या हस्तकला। अब किसे कहते हैं ये लिख लो सबसे पहले। लोक कला किसे कहते हैं? ऐसे लिखो, लोक कला किसे कहते हैं? क्या है लोक कला? लोक कला किसे कहते हैं? देखो, आम इंसान के द्वारा, आम इंसान के द्वारा, आम लोग होते हैं ना, आम जनता, आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से अपनी स्वाभाविक कलाकारी का स्वाभाविक कलाकारी का चित्र, कौमा, संगीत, कौमा, नृत्य इत्यादि के रूप में, ये सब कलाएं हैं ना। चाहे चित्र बनाना हो, चाहे संगीत का काम करना हो, चाहे नृत्य करना हो, ये सब कलाएं होती है। इत्यादि के रूप में पेश किया जाता है तो उसे ही लोक कला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लोक कला कहते हैं। देखो, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या लोक कला का महत्व है? अरे आना तो बोला करो। है। तो विद्यार्थी, इस लोक कलाओं को संस्कृति का वाहक माना जाता है। वाहक का मतलब इनको आगे बढ़ाने का काम करती है लोक कलाएं। अगला नोट डाल के लिखो। वास्तव में, वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की, हमारी जो संस्कृति है ना, संस्कृति की वास्तविक वाहक, वास्तविक वाहक या प्रस्तुतकर्ता होती है। तो लोक कला का वाहक या लोक कला का प्रस्तुतकर्ता, नहीं सॉरी, संस्कृति का वाहक या संस्कृति का प्रस्तुतकर्ता किसको माना गया है? लोक कला को माना गया है। ध्यान रखना। लिख लिया आपने?
तो ये तो होगी एक प्रकार से लोक कला के बारे में सामान्य जानकारी। यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है, जो जितनी बात मैंने आपको लिखाई ना, यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा। ये केवल इस टॉपिक की समझ के लिए मैंने कुछ लाइनें हैं वो आपको लिखाई है। अब राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं या लोक कलाएं हैं, उनको लिख लेते हैं कौन कौन सी। तो लिखो राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। अब ये लोक कलाओं का प्रदर्शन वस्त्रों पर भी किया जा सकता है, आभूषणों के ऊपर भी किया जा सकता है, बर्तनों के ऊपर भी किया जा सकता है, और चमड़ी के ऊपर भी किया जा सकता है। जैसे उस्तकलार वगैरह नाम सुना होगा ना आपने, उस्तकला। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, इस कलाओं के भीतर ही हम एक कला के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, पोमचा। तो सबसे पहले लिखो पोमचा, एक नंबर डाल लो, क्रम डालते रहना चाहिए इन पे। पोमचा। ये पोमचा ही है क्या? मुझे तो अलग अलग ही वस्त्र लग रहा है, घाघरा लग रहा है, तो साड़ी लग रहा है। अच्छा। हाँ मतलब कोई बात। पोमचा तो ओढ़नी टाइप में होता है, सिर पे ओढ़ा जाता है ना, इतना तो जानते होंगे। पोमचा, पोमचा की कुछ विशेषताएं हैं वो लिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, देखो प्रॉपर अगर ये नहीं होना तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैंने नेट से उठाया है और मैंने जैसे पोमचा सर्च किया तो मुझे तो यही मिला, तो इसलिए मैं यही लेकर आ गया। बाकी अगर आप प्रॉपर इसके नॉलेज रखते हैं, पोमचा एक वस्त्र होता है जो कि ओढ़नी की जगह ओढ़ा जाता है ना। लिखा देता हूँ मैं इसकी विशेषताएं, आपको विशेषता लिख लो आप। देखो, ये ओढ़नी जैसा वस्त्र होता है। किसके जैसा होता है? ओढ़नी नहीं होती, ओढ़नी जैसा वस्त्र होता है। अब देखो विद्यार्थियों, आपने पोमचा देखा है? किसने देखा है पोमचा? आपने देखा है? पोमचा के जो पल्ले होते हैं, 4 पल्ले होते हैं ना, 4 पल्ले होते हैं, तो सामान्यतः ओढ़नी में तो शायद एक ही पल्ले पे वर्क किया होता है, बाकी 3 फ्री होते हैं, शायद कंफर्म नहीं है। और लेकिन इस पे क्या होता है, एक बीच में बड़ा सा फूल होता है, और चारों जो पल्ले होते हैं, चारों को जो कोने होते हैं, उन पर भी वर्क किया हुआ रहता है। क्या बात सही है? ऐसा देखा आपने? हाँ बहन जी, आपने कैसा पोमचा देखा? सिंपल देखा, कोई वर्क का काम नहीं था उसके ऊपर, मतलब कोई डिजाइन, कोई चित्र वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए थे? होती तो है। चलो, मैंने कभी देखा नहीं, केवल किताबों में पढ़ा है। लिखो, जब ओढ़नी में, फैक्ट लिखो बहन जी इसके नीचे, जब ओढ़नी में चारों कोरों पर पल्ला बना हो, पल्ला बना हो, और बीच में एक बड़ा गोल फूल बना हो, तो वह पोमचा कहलाता है। अब देखो, आपने पोमचा का नाम सुना होगा, कोई पीला पोमचा पहनता है, कोई अलग कलर, कोई लहरिया भी पहनता है। तो लहरिया पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया पोमचा कहाँ का? जयपुर का। लिखो, जयपुर का लहरिया पोमचा, जयपुर का लहरिया पोमचा विश्व प्रसिद्ध है। देखो, सवाई माधोपुर में 2 प्रकार के पोमचे बनाए जाते हैं। सवाई माधोपुर में 2 प्रकार के पोमचे बनाए जाते हैं। पहला,
देखो विद्यार्थियों, एक कैसा बनाया जाता है, ध्यान रखना। मतलब ये जमीन कैसी ले लेते हैं वो, पीली। मतलब उसकी जो कपड़ा कपड़ा कौन से कलर का होता है, पहले पीला कलर का होता है। और इसके ऊपर जो बूंदे बनाई जाती है वो रेड कलर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, रेड कलर की बनाई जाती है। तो जब सवाई माधोपुर में एक तो होता है कि पीला, तो उसका क्या होता है, जमीन होती है, कपड़े की जमीन बोलते हैं उसको। जैसे माना कि एक सिंपल ये कपड़ा ले लिया हमने, इसमें कोई कलर नहीं है, तो ये कलर कौन सा है इसका, पीला। और इसके ऊपर जो बूंदों के निशान बना रखे वो कौन से कलर के बना रखे, रेड कलर के बना रखे। एक पोमचा ऐसा भी होता है जो कहाँ बनाया जाता है, सवाई माधोपुर में बनाया जाता है। लिखिएगा, पहला लाल बूंद का पोमचा जिसकी पीली जमीन होती है। जमीन कैसी होती है, पीली। लिख लिया। दूसरा लिखो, पीला पोमचा। दूसरा कौन सा है, पीला, पीला पोमचा। दो टाइप के सवाई माधोपुर में बनाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार बना है। जब किसी महिला के नवजात शिशु उत्पन्न होता है, तो उस समय उस महिला को जो पोमचा उड़ाया जाता है वो कौन से कलर का उड़ाया जाता है, पीला। लिखिएगा, नवजात शिशु की मां को भी पोमचा पहनाया जाता है। नवजात शिशु की मां को भी पोमचा पहनाया जाता है। और पोमचा को रेखांकित कर लेना। देखो, मतलब वो पीला होता है पोमचा, कैसा होता है, पीला, लेकिन उसकी कोर कैसी होती है, लाल। क्या सही है, ऐसा देखा आपने। लिखिएगा, पोमचा को रेखांकित कर लो जो नवजात शिशु की मां को पहनाया जाता है। देखो, ये पीला पोमचा होता है जिसकी लाल कोर होती है। कोर कैसी होती है, लाल। तो पूरा येलो होता है कि थोड़ा बहुत रेड का पार्ट भी होता है, पल्ले की तरफ क्या होता है, रेड पार्ट होता है ना उसमें। और पल्ला भी कैसा होता है उसका, रेड। कोर भी कैसी होती है, रेड। और पल्ला भी कैसा होता है, रेड। पल्ला किसे कहते हैं, हैं उसको, तो वो कैसा होता है, रेड होता है। लिखो, विधवा जो महिलाएं होती है ना, विधवा, वो कौन से रंग का पोमचा उड़ती है, हैं? नहीं, काले रंग का। लिखो, विधवा महिलाएं काले रंग की पोमचा और ओढ़नी एक जैसे होते हैं लगभग, है ना, थोड़ा अंतर होता है हालांकि, लेकिन पहना सिर पे ही जाता है मतलब। विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी ब्रैकेट में पोमचा पहनती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा कहते हैं। एक विद्यार्थी, इनमें हस्तकला में हम गोटा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गोटा। और कई बार एक एग्जाम था उसमें पूछा गया था लंपा लंपी क्या है, ये गोटा के प्रकार है, ध्यान रखना। तो चीड़ का पोमचा किसे कहते हैं, जो विधवा महिलाएं पहनती है, और काले रंग का होता है। कैसा होता है ये? देख लिया। क्या लड़कियां भी ओढ़ती है पोमचा, नहीं ओढ़ती, शादीशुदा ही ओढ़ती है। एक प्रिंट का नाम है, वो लिखो, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट का कपड़ा। दाबू प्रिंट ऐसी होती है, कई महिलाएं घाघरा सिलवाती है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, कुर्ता कुर्ता पजामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो ऐसे कपड़े में ऐसी बेडशीट भी आती है ना, आती कि नहीं आती इस डिजाइन में? तो ये ऐसी डिजाइन वाली जो होती है वो कौन सी प्रिंट की होती है? दाबू प्रिंट। तो लिखो दाबू। लिख लिए दाबू। और दाबू के बारे में लिखो। अब ऐसा चित्र तो आप बना नहीं सकते, ये भेज दूंगा मैं आपको पीडीएफ, है ना इसकी, तो देख लेना भाई समय समय पर। देखो, दाबू शब्द का शाब्दिक अर्थ दबाने से लिया गया है। दाबू शब्द का मतलब किससे लिया गया है? दबाने से। लिखो, सवाई माधोपुर में मोम की दाबू, किसकी? मोम की दाबू प्रसिद्ध है। लिखो, बालोतरा में, बालोतरा की जगह पहले बाड़मेर आएगा ना। देखो, बालोतरा में मिट्टी की दाबू प्रसिद्ध है। मतलब एक लेई जैसा पदार्थ होता है उसको दाबू कहते हैं ना, और उसको दबा के इसको कलर चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं दाबू वाली क्रिया बोलते हैं। तो मिट्टी की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। और बालोतरा विकल्प में ना मिले तो बाड़मेर, ध्यान रखना। लिखो, सांगानेर और बगरू, जयपुर में ही दोनों, सांगानेर और बगरू में गेहूं का बीदण, गेहूं का बीदण दाबू प्रयुक्त होता है। ये प्रिंट का नाम है, सारा ध्यान रखना। क्या है? प्रिंट का नाम है। आपको पता है दाबू प्रिंट के कपड़े अकोला में भी बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अकोला। देखिएगा, दाबू प्रिंट के कपड़े अकोला के भी प्रसिद्ध है। और एक जाति होती है विद्यार्थियों, अकोला में कौन सी जाति दाबू प्रिंट का काम करती है? छिपा जाति, जो कि छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। हाँ, लास्ट वाली बहन जी, अकोला कहाँ पर है? इधर वाली बहन जी सारी बता सकते हो, अकोला कहाँ है? हाँ, चित्तौड़। तो देखो विद्यार्थियों, दाबू का काम कहाँ कहाँ हो रहा है? अकोला में हो रहा है, चित्तौड़ में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, और बालोतरा में, बाड़मेर में हो रहा है, और कहाँ पर हो रहा है? सवाई माधोपुरम। मोम का काम कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुरम। मोम से दाबू बनाई जाती है। मोम, लिख लिया? ये बंदेज की साड़ी है क्या? है? बंदेजी था ये? प्रिंट का नाम क्या है ये? बंदेज। तो अगली प्रिंट का नाम लिखो आप। देखो, दाबू होगी आपकी। अब लिखो आप थोड़ी जगह छोड़ के एक दो लाइन। बंदेज, बंदेज। बंदेज। देखो, ये जो बंदेज की कला है ना, ये जो प्रिंट का काम करते हैं, ये मूल रूप से यहाँ की नहीं है, राजस्थान की नहीं है। ये कहाँ से कॉपी मारा हमने? मुल्तान से। लिखिएगा, यह कला मुल्तान से मारवाड़ आई। कहाँ से आई? मुल्तान कहाँ है?
हाँ भाई, मुल्तान कहाँ है? मुल्तान से मारवाड़ आई थी, मारवाड़ आई थी। लिखो, बंदेज एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। बंदेज एक प्रकार की तकनीकी है जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। मतलब पहले कपड़े को बांधते हैं ना, फिर चढ़ाते हैं ना। बांधकर कपड़े को रोका जाता है, बांधकर रंग को रोका जाता है। देखो, अकोला में कौन सी जाति के लोग करते हैं दाबू प्रिंट का काम? छिपा। कौन करते हैं? छिपा। इसी प्रकार ये जो बंदेज का काम है, ये चड़वा जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? ये मुस्लिम जाति है। कैसी जाति? मुस्लिम जाति। देखिएगा, बंदेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति, चड़वा जाति ब्रैकेट मुस्लिम के लोगों के द्वारा किया जाता था। मूल रूप से कौन करते थे? मुसलमान करते थे इस काम को। देखो विद्यार्थियों, पहले तो क्या होते थे, लोग जाति विशेष का काम करते थे। जैसे कोई जाति से नाई है, तो बाल काटने का काम कौन करते थे? नाई करते थे। आजकल ब्राह्मण, राजपूत, अन्य जो भी जातियां हैं, सब लोग क्या करने लग गए? बाल काटने का काम करने लग गए। ब्यूटी पार्लर नहीं खोल रखे क्या? ये सारे नाइयों ने थोड़ी खोल रखे हैं, दूसरी कास्ट वालों ने भी तो खोल रखे हैं। तो वो बाल काटने का भी तो काम होता है ब्यूटी पार्लर में। जैसे और कई जो भी काम होते हैं जाति विशेष के, जो काम होते थे पहले, पहले पंडिताई का काम पंडित ही करते थे। आजकल दूसरे लोग भी करने लगे, फेर कराते हैं दूसरे भी। तब समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मूल रूप से कौन करता था ये काम को? चड़वा जाति के मुस्लिम लोग करते थे, है ना। लिखो, जोधपुर की चुनरी आती है क्या? अरे आना तो बोला करो। चुनरी आती है जोधपुर की, बंदेज की? नाम नहीं सुना? बंदेज की चुनरी जोधपुर की आती है। लिखिएगा, जोधपुर की चुनरी बंदेज वाली काफी प्रसिद्ध है। और जोधपुर की कुछ साड़ियां भी बनती है। क्या बनती है? साड़ियां, उन पे भी बंदेज का काम किया जाता है ना। देखिएगा, जोधपुर की बंदेज की साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कई महिलाओं को ऐसी साड़ी पहनी हुई नहीं देखा क्या आपने? नहीं देखा? हाँ, तो ये बंदेज की है फिर। कब पहनती है इसको? पूजा पाठ के समय। ज्यादातर तो शायद मांगलिक कार्यों पे पहनती होंगी। तो मैंने जब महिलाओं को देखा तो मांगलिक अवसर पर ऐसी साड़ियों में देखा कई बार। लिख लिया आप लोगों ने? आपसे पूछा जाए, ऐसे कलर में देखो सापा भी होता है ना ऐसा। लिखो, बावरा। मतलब ये बंदेज में ही चल रहा है। बंदेज में एक छोटा सा पॉइंट लिखना आपको, क्या? बावरा। तो आपसे पूछा जाए बावरा क्या है? बावरा क्या है? लिखो, बंदेज कला के द्वारा 5 रंगों में रंगा गया साफा। 3 शब्द से आप पकड़ सकते हो बावरा क्या है। देखो, बावरा एक सापा है। बावरा क्या है? एक सापा, जिसमें कितने कलर में कलर का होता है वो? 5 कलर का होता है। क्या होता है? 5 कलर। जैसे सापा होता है काफी लंबा होता है, उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर दिए हुए रहते हैं ना।
कई बार तो जैसे शुरुआत के 1 फीट तक वो कलर दे दिया, फिर दूसरे फीट में दूसरा दे दिया, फिर तीसरे में दे दिया, और उसमें जो वर्क का काम हो रखा है, जो वो कौन सी इसका हस्तकला का हो रखा है, बंदेज का काम हो रखा है। जैसे मैं इसमें समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये है, अब ये साड़ी लंबी हो जाए तो इसमें देखो ये काम तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा कलर अलग अलग आ जाएगा उसमें। तो उसको क्या, उस सापा को क्या बोलते हैं, बावरा कहते हैं। 5 रंग का सापा जिसमें बंदेज कला का प्रयोग किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, बावरा कहते हैं। ध्यान, मोटरा क्या, मोटरा, मोटरा, बोलो। मोटरा की, मोटरा का सापा भी आता है। देखो एक्चुअली में क्या है, इसमें 2 बार रंग चढ़ाया जाता है। लिखिएगा, मोटरा लिखो, मोटरा। ये सब बंदेज में ही आ रहे हैं ना। मैं अलग लिखाऊंगा कला के बारे में, जब आपको अलग से लिखवा दूंगा, जो अलग पेन चेंज कर लेना आप। लिखो, 2 बार रंग निकाल कर बंदेज किया गया साफा को मोटरा कहते हैं। बंदेज कला का प्रयोग किया जाता है इसमें, है ना, और 2 बार रंग निकालते हैं उसका। तो मोटरा भी एक सापा ही है। मोटरा भी क्या है, एक सापा का प्रकार है, ध्यान रखना। तो बावरा, मोटरा, ये सब सापा के प्रकार है जिनमें बंदेज कला का प्रयोग किया गया है। और लिखो, राजशाही, राजशाही। देखो विद्यार्थियों, देखो राजशाही, ये भी एक छापा है, लेकिन इसमें एक ही कलर का प्रयोग किया जाता है, और इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट ऐसी बूंदे टाइप में होती है। लिखो, केवल एक ही रंग से तैयार किया गया एक रंग से तैयार किया गया साफा, जिसमें सफेद बूंदे होती है। कैसी बूंदे होती है, सफेद बूंदे होती है, उसे राजशाही साफा कहते हैं। कौन सी कला के बारे में पढ़ रहे हैं हम, बंदेज। अब देखो, इसमें बंदेज का काम तो हो रखा है इस साड़ी में, लेकिन लहरिया वाली नहीं है। तो बंदेज का काम होते हुए लहरिया, अगर साड़ी का निर्माण मतलब कोई भी वस्त्र बनाया जाता है तो उसे बंदेज लहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो छोटा सा पॉइंट डाल लो इसमें ही। बंदेज लहरिया, बंदेज लहरिया। लिखो, कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने से धारियां बन जाती है, धारियां बन जाती है, उसे ही बंदेज लहरिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बंदेज लहरिया कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, जैसे कोहनीदार,
जालदार छत पचलड़ी पाटली पाटली पल्लू नगीना लिख लिया। देखो धनक धनक इसी में लिखना है धनक। जैसे आपने लिखा है ना बंदेज लहरिया, इसी प्रकार क्या लिखेंगे धनक। क्या होता है धनक? देखो ऐसा कपड़ा जिसपे बड़ी बड़ी बूंदे, एक तो होती छोटी छोटी बूंदे होती है, एक बड़ी बड़ी बूंदे अगर उसके ऊपर प्रिंट की हुई रहती है तो उसको क्या कहते हैं धनक। लिखो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदे। कैसी होती है बूंदे वो? चौकोर बूंदों से युक्त बंदेज को धनक कहते हैं। अब एक कपड़ा तैयार किया जाता है बंदेज का, क्या क्या तैयार किया जाता है कपड़ा। अब उस कपड़े का सापा बना रहे हैं, कभी चुनरी बना रहे हैं, कभी और क्या कोई दूसरा वस्त्र बना रहे हैं। और बाद में जब ऐसा कपड़े का थान लेकर आते हैं तो उससे फिर हम दूसरे भी वो बना लेते हैं, मतलब जैसे सलवार कुर्ता वगैरह जो लड़कियां पहनती नहीं, वो बना लेते हैं। लिखो चुनरी, बंदेज की चुनरी। बंदेज की चुनरी लिखो। है हाँ, इसमें ही चल रहा है सब, बंदेज का ही काम चल रहा है पूरा ना। दाबू हो गया, दाबू के बाद में हम बंदेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लिखो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। क्या कहलाती? मतलब उन बूंदों को देख के पहचान लेते हैं भाई चुनरी है क्या है ना। बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। जैसे तुआ, बेल, बेल का चित्र बना हुआ रहता है उसके ऊपर है ना, बेल। तिरी बूंदी, तीन बूंदे एक साथ होती है। संगम, लाडू, चौखाना, चार खाने बने रहते हैं। देख लिया? एक नोट डालो, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? हैं? जोधपुर, सही है। लिखो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। लिखो लाडनू में, लाडनू आता है डिडोना कोचामना ना, पहले किस में आता था? नागौर में। लाडनू में बंदेज का सापा, बंदेज का साफा और चुनरी काफी प्रसिद्ध है। जिसे कलकत्ता और आसाम तक निर्यात किया जाता है। कहाँ भेजते हैं यहाँ से बनी हुई को? कलकत्ता, आसाम, वहां तक जाती है। लिखो कोटा, बूंदी और बारा,
बारीक बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारीक बंदेज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बारीक काम किया जाता है वहां पे। अब देखो, सवाई माधोपुर में भी बंदेज का काम किया जाता है ना, लेकिन सवाई माधोपुर की जो बंदेज है उसको कैसे पहचाने? जैसे कई महिलाएं होती है ना, चुनरी को हाथ में लेते ही पहचान लेती है कहाँ की, कहाँ से निर्मित है ये, जोधपुर से निर्मित है या नागौर से है या फिर कोटा बूंदी की है या फिर सवाई माधोपुर की है। अब वो महिलाएं कैसे पहचानती बताओ? अगर ऐसी कोई चुनरी जिसके ऊपर दाबू का काम, सॉरी, बंदेज का काम किया गया है, किसका? बंदेज का काम किया गया है, और उस पर मोर का चित्र बनाओ, किसका? मोर का चित्र बनाओ, तो महिला देखते ही पहचान लेगी कि ये जो चुनरी है ये सवाई माधोपुर में बनी है। कहाँ पर बनी? तो सवाई माधोपुर में जो बंदेज का काम किया जाता है उसमें मोर का चित्र बनाया जाता है। लिखिएगा, सवाई माधोपुर की बंदेज की पहचान है, सवाई माधोपुर की बंदेज की पहचान मोर का चित्र। क्या बना रहता है? मोर और इमली। लग रहा है कंपनी वाले डेली इसी टाइम पे फोन करते हैं। देख लिया? अब देखो, एक ऐसी चुनरी है जिसमें बंदेज का काम कर रखा है, लेकिन उसमें ऐसा दृश्य दिखाया गया है जैसे कोई शिकारी शिकार कर रहा हो, शिकारी शिकार कर रहा हो। तो उस दृश्य को देखकर वो महिला पहचान लेगी कि ये जो बंदेज की लुगड़ी है या चुनरी है ये बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की। तो बूंदी की बंदेज की पहचान लिख लो। शिकार गाहा को अलंकृत किया जाता है। किसको? शिकार का जो दृश्य होता है ना उसको शिकार गाहा। वापिस, बूंदी की बंदेज की पहचान। देखो, शिकार गाह को अलंकृत किया गया है। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अगली जो कला है उसका नाम क्या है? पाना। क्या है विद्यार्थियों? पाना। पाने होते हैं जैसे लक्ष्मी जी का पाना, गणेश जी का पाना, शिव जी का पाना। दीपावली पर लेकर भी आते हैं मार्केट से वो पाना, फिर लाके चिपका कर पूजा पाठ करते हैं। देखो, कागज पर देवी देवताओं के जो चित्र अंकित होते हैं उसको क्या कहते हैं? पाना कहते हैं। पाना का मतलब कागज है एक प्रकार से, और कागज के ऊपर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। लिखिएगा, कागज पर बने देव देवताओं के चित्रों को ही पाना कहते हैं। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों। अब देखो, हमने तो एक ही पाना का नाम सुना है, लक्ष्मी जी का पाना, एक का ही नाम सुना है, तो और भी होते हैं पाने। अरे बोलो ना। ऐसी बात नहीं है, लक्ष्मी जी का तो क्या दीपावली पे सब लाते हैं इसलिए पता है। तो लिखो, राजस्थान में निम्नलिखित पाने प्रसिद्ध है। राजस्थान में निम्नलिखित पाने प्रचलित है। प्रचलित है। जैसे गणेश जी का पाना। किसका पाना? गणेश जी का पाना, कौमा लक्ष्मी जी। अब पाना पाना बार बार क्या लिखोगे ना, तो नाम नाम लिख लो, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी,
श्रवण कुमार, तेजा जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव और पार्वती का भी होता है साथ में ना, शिव पार्वती, देव नारायण जी, नरसिंह जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी को रेखांकित करो। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में जितने भी पाने प्रचलित है, पाने क्या है पहली बात तो, कागज पर देव देवताओं के जो चित्र अंकित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पाने कहते हैं। और जितने भी पाने हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध पाना किसका है, श्रीनाथ जी का पाना, ध्यान रखना। आप किसको करके आओगे, लक्ष्मी जी का पाना। लक्ष्मी जी का ठीक है, हम दीपावली पे यूज लेते हैं, लेकिन राजस्थान में जितने भी पाने प्रचलित है उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, श्रीनाथ जी का पाना, ध्यान रखना। लिखिएगा, श्रीनाथ जी का पाना सबसे सुंदर माना गया है। क्या माना गया है, सबसे सुंदर माना गया है, जिसमें सब सर्वाधिक कलात्मक, सर्वाधिक कलात्मक चित्रांकन है। देखो, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, श्रीनाथ जी के पाने के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। और आपको पता है पाना बहुत सस्ता हो रहा है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो 2 4 5 10 रुपए का होता है लास्ट, है ना। अब वो आपकी बात अलग है, आप उसको फ्रेम में डलवा के ला रहे हो और बड़ा ला रहे हो तो थोड़ा महंगा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ग्रामीण अंचल के लोग ज्यादातर पाठ पूजा करते हैं, दीपावली जो भी त्योहार होते हैं, मांगलिक अवसर होते हैं उन पर, जब इनकी पूजा पाठ करते हैं तो उनको ऐसे देवी देवताओं के चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी चित्रकार को बुलाकर उनकी दीवार पे वो चित्र बनाए तो वो तो 200 300 रुपये ले जाए, कम से कम 500 रुपये भी ले सकता है वो तो फिर ऐसे में ये ऐसी कलाएं प्रचलित हुई और ये बहुत सस्ती होती है, ताकि जो ग्रामीण प्रदेश के गरीब लोग हैं वो भी भगवान की पूजा पाठ कर सके। नोट डालो, दीपावली पर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का पाना लाया जाता है। किसका पाना लाते हैं, ये लक्ष्मी के पानी की पूजा पाठ होती है, कैसे समझ जाना आप लोग। हाँ बहन जी, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, बादला, बोलो कोई बता सकते हो, जोधपुर का, लिखो बादला, बादला, लिखो, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का भाई, जोधपुर का प्रसिद्ध है। देखो, इसका निर्माण जिंक धातु का लेप करके बनाया जाता है। देखो, ये पानी का एक पात्र होता है, यह पानी का एक पात्र होता है। लिख लिया, अगली कला का नाम लिखो, गोटा। गोटा का नाम सुना होगा,
अजमेर में एक गोटा कॉलोनी भी है शायद, है ना बहन जी? कहाँ पर है? इधर फाय सागर रोड की तरफ है ना गोटा कॉलोनी। तो गोटा कॉलोनी का नाम हो सकता है इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग ज़्यादातर ये काम करते होंगे। हाँ, इसलिए गोटा कॉलोनी नाम पड़ गया होगा उसका। और अजमेर का गोटा का काम प्रसिद्ध भी है, ऑल राजस्थान प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लिखो, गोटे का कपड़े पर अलंकरण के रूप में प्रयोग होता है। कपड़े को सजाने में, है ना? कपड़े को अलंकरण करने में, अलंकृत करने में, अलंकरण करने, बात एक ही, अलंकरण करने में इसका प्रयोग होता है। लिखो, गोटा के प्रकार। गोटा के प्रकार किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके बाद दोबारा नहीं पूछा गया कभी भी। लंपा, बताओ कब पूछा गया होगा ये? 2005-6 के आसपास। कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2005-6 के आसपास, जब से लोग बाग इसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। और उसके बाद दोबारा मैंने किसी एग्जाम में और नहीं देखा इसको, लो उस समय जरूर देखा। लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, और एक और है नक्सी। ये सब गोटा के प्रकार है। देख लिया? काम क्या करते हैं इसका? जैसे मेरी बात सुनो, सामान्यतः आप सिंपल कोई लुगड़ी लेकर आए मार्केट से, अब उसको आपको सजानी है, तो आप क्या करेंगे, उसके चारों तरफ इसको एक मतलब कोर बना दो चारों तरफ, तो वो थोड़ी सही लगने लग जाएगी वो लुगड़ी। और हो सकता है बीच में भी कोई फूल वूल बना देते होंगे, हालांकि मुझे तो प्रॉपर आता नहीं इसका काम क्या रहता होगा, पर ऐसा कुछ सजावट का काम होता है उस कपड़े के ऊपर। कपड़े को अलंकृत करने के रूप में इसका यूज होता है। क्या क्या बनाते हैं इसका? कोर ही बनाते हैं केवल? हाँ बहन जी बताओ। डिजाइन बनती है? फूल भी बनते हैं इसके? हाँ, फूल भी बन जाते होंगे, सील देते होंगे फिर उसको। चमकीना भी होता, चमकता होगा ये? हाँ, अलग अलग कलर के होते होंगे। चलो देखो, कोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र। कोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र, पहला लिखो। एक तो गोटा कहाँ बनता है? खंडेला में। कहाँ बनता है? खंडेला। और खंडेला कहाँ है? सीकर। दूसरा लिखो भिनाए। और भिनाए पहले अजमेर में था, कहाँ पर था? फिर कहाँ चला गया था? क्या और नहीं गया था, केकड़ी गया था ये। और वापस कहाँ गया? अजमेर। तो आपको केवल एक ही लिखना है, अजमेर। इनके साथ भी तगड़ी चोट की, पहले बना दिया और बाद में हटा दिया। लिख लिया? और जयपुर लिख लो, जयपुर। लिखो, लहर गोटा। गोटा का एक प्रकार है ये भी। कौन सा? लहर गोटा।
विशेषता लिखो इसकी। देखो, अब देखो, ये जो गोटा होता है ना, लहर गोटा, इसके ऊपर खजूर का चित्र बना हो रहता है, यानी खजूर से खजूर का पेड़ होता है ना, उससे अलंकृत होता है। लिखिएगा, ये खजूर की पत्तियां, खजूर की पत्तियां होती है ना, खजूर की पत्तियों से अलंकृत होता है। इसकी चौड़ाई 3 से 4 इंच होती है। कितनी? 3 से 4 इंच तक होती है। एक नक्शी गोटा लिखा होगा आपने। अब देखो विद्यार्थियों, लहर गोटा जैसा ही होता है नक्शी गोटा भी, लेकिन इसकी चौड़ाई इससे कम होती है। इससे क्या होती है? कम। अगला लिखो, नक्शी गोटा लिखो। यह है कम चौड़ा होता है। चौड़ाई क्या होती है इसकी? कम होती है। यह कम चौड़ा होता है। यह कम चौड़ा होता है तथा इस पर भी खजूर की पत्तियां अलंकृत होती है। किसकी? खजूर की पत्तियां अलंकृत होती है। लिख लिया? लिखो, किरण। कौन सा गोटा? किरण। देखो, बादले की झालर क्या होती है? भाई बादले की झालर या बावली झालर? देखो, बादले की झालर को किरण गोटा कहते हैं। कौन सा गोटा? जिसे देखो, ऐसी महिला जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो जब वो साड़ी पहनती है और उसकी साड़ी में या जो ओढ़नी होती है उस पर लगाते हैं इस वाले गोटे को। कौन से को? किरण को। लिखिएगा, ये गोटा विवाहित महिला की साड़ी के आंचल पब्लिक घूंघट वाले हिस्से में लगाते हैं। देखो, एक किरण क्या है? एक गोटे का प्रकार है, मतलब गोटा ही कुल मिला के बात ये है। किरण नामक क्या है? एक गोटा है। और ये गोटा कौन सी महिलाओं की जो ओढ़नी होती है या जो साड़ी होती है वहां पर लगाते हैं, तो उनका जो आंचल होता है ना, उस वाले पार्ट पर इसका प्रयोग किया जाता है, या घूंघट। लिखो, गोखरू। गोखरू। देखो, गोटे को मोड़कर बनाया जाता है। गोखरू कैसे बनाया जाता है? गोटे को मोड़कर बनाया जाता है। लिख लिया? लिखो, तहनीशा। अगली कला का नाम क्या है? तहनीशा। देखो विद्यार्थियों, कौप्तगिरी और तहनीशा एक ही है वैसे तो। क्या है? कौप्तगिरी और तहनीशा एक ही है। देखिए, ये कुछ हथियार है। क्या है ये? हथियार है। जैसे माना कि तलवार होती है, तलवार की जो मूठ होती है ना, यहाँ से पकड़ते हैं उस तलवार को, माना कि तलवार, तलवार पकड़ने की जगह होती है, तो इस पर कुछ डिजाइन बनाई जाती है। जैसे तलवार पकड़ने की मूठ है, तो इसके ऊपर ये डिजाइन बना रखी है ना, इसी को क्या कहते हैं? कौप्तगिरी। और इसी को क्या कहते हैं? तहनीशा।
कई बार जैसे ऐसा कोई हथियार होता है उसके ऊपर भी कोई डिजाइन बना के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं तहनीसा। तो तहनीसा या कोप्तगिरी लिख सकते हो आप एक साथ में। देखो, तहनीसा या कोप्तगिरी। कोप्तगिरी, तहनीसा या कोप्तगिरी लिखो। इस कला को दमिश्क, और दमिश्क कहाँ है? सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क तो है। लिखो इस, हाँ सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क तो है। और क्या है आप बताओ। चलो, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं। दमिश्क कहाँ है? सीरिया में है। कहाँ पर है? सीरिया में। लिखिएगा, दमिश्क से पंजाब लाया गया। दमिश्क से कहाँ लेकर आए इसको? पंजाब में। और पंजाब से कहाँ लाए? गुजरात। और गुजरात से कहाँ पर आई ये? राजस्थान में आ गई। लिखो, इस कला को दमिश्क से पंजाब, और पंजाब से गुजरात, और गुजरात से राजस्थान लाई गई। लिखो, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर जो डिजाइन, फौलाद मतलब जो लोहे वगैरह जो मजबूत धातु की जो बनी हुई रहती है, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर जो डिजाइन बनाई जाती है, जो डिजाइन बनाई जाती है उसे ही तहनीसा या कोप्तगिरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तहनीसा या कोप्तगिरी कहते हैं। जैसे आपने छुरी देखी, छुरी, छुरी का एक हत्ता, उस पर अलग टाइप की डिजाइन बनी रहती है। कई बार छुरी पे भी कुछ लिखा हुआ रहता है, तो डिजाइन जो तैयार की जाती है वही क्या कहलाती है? तहनीसा या कोप्तगिरी कहलाती है। और ज्यादातर तो उसका जो मूठ होता है ना, मतलब जो पकड़ने के वाला जो स्थान होता है उस पर ही डिजाइन बनाते हैं। तो लिखो, ये कार्य मुख्य रूप से छुरी, तलवार, कटार की मूठों पर किया जाता है। मूठों का मतलब जहां से उसको पकड़ा जाता है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पकड़ का नहीं हो। और देखो यहाँ पर भी कर रखा है, लेकिन इसके थोड़ा सा आगे तक भी करके रखते हैं ना ये, लेकिन ये इसी का ही पार्ट होता है, वो मूठ का ही। ये अलग होता है, ये अलग होता है, बाद में जोड़ते हैं इनको। देख लिया। और इसके अलावा कोई लोहे की कोई डिब्बा बना हुआ तो उसके ऊपर भी कारीगरी करते हैं कई बार, तथा डिब्बे इत्यादि पर भी इस कला का काम किया जाता है। कौन सी कला का? कोप्तगिरी या तैनीसा का। देखो विद्यार्थियों, माना कि तलवार है। अब देखो तलवार के ऊपर क्या शानदार डिजाइन बना रखी है ना। दोनों तरफ धार है, और बीच में क्या बना रखी है? डिजाइन बना रखी है तलवार के ऊपर। क्योंकि तलवार बीच में से तो काटेगी नहीं, या तो इधर से काटेगी या इधर से काटेगी, और बीच में क्या बना दी यहाँ पर? डिजाइन बना दी। ये क्या आ गई? अगली डिजाइन का नाम लिखो, अगली कला का नाम लिखो, भराड़ी। भराड़ी। भराड़ी माता के चित्र भी तो बनाते हैं ना। भिलो की क्या है ये? लोक देवी है। देखो भराड़ी, भराड़ी। देखो,
भीलों की लोक देवी का नाम भराड़ी है। अब देखो, ये जो भराड़ी है ना, लोक देवी है एक भीलों की। अब इस लोक देवी का चित्र दीवार पर बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? दीवार पर इस देवी का चित्र बनाते हैं, तो वो एक कला ही होगी एक प्रकार से। तो लिखिएगा, भील जनजाति में, कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में जवाई के द्वारा, जवाई होता ना, जवाई के द्वारा दीवारों पर, भील जनजाति में जवाई के द्वारा दीवारों पर, दीवार पर मांगलिक अवसरों पर भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। तो भराड़ी माता का चित्र बनाने का काम कौन करता है? जवाई करता है। और कहां पर बनाते हैं इसको? दीवारों पर। भीत होती है ना, भीत, उसके ऊपर। लिखो, यह कला कुशलगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कुशलगढ़। देखो, आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा, निम्राणा, लावा और कुशलगढ़ ठिकाना, 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। तो कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है बोलो? हैं? बांसवाड़ा। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? कुशलगढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन बांसवाड़ा लिख लेना। अब देखो, भराड़ी माता का चित्र वैसे तो मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लड़का लड़की की शादी होती है ना, उस समय। देखो, ये चित्र मुख्यतः विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। अगली कला लिखो विद्यार्थियों, मेहंदी। कौन सी? मेहंदी। मेहंदी बनाना भी एक कला है। इसके बारे में भी लिखा हूं क्या? लिखो, राजस्थान में सोजत, लेकिन पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है ना? लिखो, थापे या थापा। पड़ेगी ना अभी एक थप्पड़। आप ये मतलब इससे रिलेटेड है, थाप से रिलेटेड ही है। तो कई बार थप्पे लगाते नहीं हूँ, लगाते हैं ना थापे, इसी को कहते हैं। लिखो, महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों, पब्लिक उत्सवों पर परंपरागत तरीके से, परंपरागत तरीके से किया गया चित्रण ही थापा कहलाता है। अरे कुछ नहीं, इधर कलर लो और ये थाप दो, यो कोई थापा और क्या है? उसे क्या कहते हैं? थापा कहते हैं। परंपरागत तरीके से किया गया चित्रण ही क्या कहलाता है? थापा कहलाता है। जैसे शीतला माता के थापे। किसके थापे? शीतला माता के थापे। गणगौर के थापे, नाग पंचमी के थापे, नवरात्र
नवरात्रि होती है ना, नवरात्र के थापे, गोगा जी के थापे। नाग पंचमी लिखा है, नाग पंचमी के थापे। देखो पेपर मैसी कला, कौन सी कला? क्या होती है पेपर मैसी कला, बताओ। हैं? पेपर मैसी कला क्या होती है, बताओ। किसी को आती है पेपर मैसी कला किसे कहते हैं? किसी को नहीं आती? बोलो। हाँ। हाँ, हम पेपर मैसी कला का प्रयोग इस प्रकार करते थे हमारे समय में, क्योंकि हमारे समय ये जो इरेजर होता है ना आपका, जो गद्दा जिसको बोलते हैं, रबड़, इसकी कमी हुआ करती थी, तो हम खुद ही रबड़ बना लेते थे। पेंसिल के छिलकों को कूट कर दूध में उबालकर या दूध मिलाकर या कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसका जो तैयार करते थे, वही क्या है, एक प्रकार से पेपर मैसी है? बनता नहीं, उससे बनता नहीं। कहते हैं कि भाई ऐसे इससे वो गद्दा बन जाता है, लेकिन बनता नहीं है। लिखो। मतलब एक प्रकार से रद्दी टाइप के कागज वगैरह जो होते हैं ना, ये मिट्टी जो मिला और जो रूप होता है ना, उसको पेपर मैसी कहते हैं। ऐसा प्रयोग कहाँ होता है, लिखिएगा। अन्य नाम लिखो पेपर मैसी कला का, अन्य नाम। इसे कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं। पेपर मैसी कला का दूसरा नाम क्या है? कुट्टी मिट्टी कला। लिखो। इस कला के अंतर्गत सबसे पहले कुट्टी और मिट्टी का पेस्ट तैयार किया जाता है। पेपर मैसी से अगर आपको कुछ बनाना तो मार्केट में पेपर मैसी मिलती भी है। हाँ, क्या लिखा आपने? कुट्टी तथा मिट्टी का पेस्ट तैयार किया जाता है। और मिट्टी को रेखांकित कर लेना। मिट्टी मुख्य रूप से मुल्तानी मिट्टी को लेते हैं इसमें। किसको लेते हैं? मुल्तानी मिट्टी। देखो, पेपर मैसी कला के प्रसिद्ध कलाकार, मतलब कौन कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार है? प्रसिद्ध कलाकार। और कलाकारों में नाम लिखो विद्यार्थियों। देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा। दूसरा लिखो भवानी शंकर शर्मा, भवानी शंकर शर्मा। एक लिखो मंजू शर्मा, मंजू शर्मा। और एक लिखो वीरेंद्र शर्मा। पूरे शर्मा शर्मा हो गए। वीरेंद्र शर्मा। ये इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है पेपर मैसी। लुगदी होती है, लुगदी एक प्रकार से, लुगदी से जो कोई आकृति बनाई जाती है, वही एक प्रकार से पेपर मैसी कला कहलाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।